आ जाओ दोस्तों फिर से फिजिक्स अड्डा पे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर को वन शॉट में पूरा कंप्लीट कर देंगे। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। देखते हैं जरा, सिंपल डेफिनेशन है। एक है हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या है भाई? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? H से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाल? V नॉट अपॉन म्यू नॉट, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोला जाता है इसको? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला बन जाता है। अगर इसी में हम क्या बोल दिया जाए? परमिबिलिटी, बस ओनली परमिबिलिटी की बोला जाए, मीडियम की परमिबिलिटी, तो आप कुछ मत करो। जो फ्री स्पेस था तो वहां पर नॉट मत लगाओ और बाकी वो मीडियम की बात करो आप। तो ये हमारा जो म्यू बी अपॉन म्यू, मतलब मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मीडियम में हमारी परमिबिलिटी, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो म्यू इक्वल टू क्या हो सकता है? बी अपॉन एच भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल जो फॉर्मूले हैं उसको अपने को डेफिनेशन से इसको याद रखना है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। नेक्स्ट आते हैं हम भाई, और नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है आई, ये है भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये जानते हैं आप m का फॉर्मूला अपॉन वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और आप जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है m इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, या 2d भी बोल सकते हैं। स्मॉल m यहाँ पोल स्ट्रेंथ है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और 2l क्या है? हमारे जो डायपोल है ना मेरे राजा, n और s, उनके बिटवीन, मतलब पोल, टू पोल्स है, उनके बिटवीन की डिस्टेंस है 2l हमारी। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी का एक और फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं मिया वाला फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम भाई? मिया वाला फॉर्मूला। मिया के पास मैग्नेटिक डायपोल है, या माई वाला फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। जैसा भी आपको याद रखना है, ट्रिक से आप याद कर लो। माई वाला फॉर्मूला बोला जाएगा इसको, MAI माई बोलो, या मिया वाला फॉर्मूला। मिया के पास मैग्नेटिक डायपोल है। क्या है? मिया के पास मैग्नेटिक डायपोल है। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है? मैग्नेटिक डायपोल का। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? पोल का साइन। क्लियर है? अपने को याद रखने से मतलब है आप माई याद रखो या मिया याद रखो, बात एक ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई कि यहां पर नेक्स्ट आता हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिबिलिटी। क्या आता है भाई? सब्सेप्टिबिलिटी। सब्सेप्टिबिलिटी किसको डिनोट करते हैं? काई से। एक्स जैसा दिखता है पर ये सिंबल थोड़ा सा देखो, ये डंडा बनाओ और एस जैसा घुमा दो उसको, ये काई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसको क्या पढ़ा जाता है? सब्सेबिलिटी। भाई जिसकी सब्सेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो बहुत इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, मतलब मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाजा? I अपॉन एच होता है। क्या होता है? I अपॉन एच होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है? I अपॉन एच होता है। और जितनी ज्यादा सब्सेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा हमारा क्या होगा मेरे राजा? बहुत इजीली मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी मटेरियल। नेक्स्ट, इसके बाद आता हमारा रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है भाई? जैसे आपने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फर्स्ट चैप्टर में। या इसी को एप्सिलॉन आर को क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेम यहाँ पर रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होगी? म्यू मीडियम के लिए परमिबिलिटी अपॉन म्यू फ्री स्पेस के लिए परमिबिलिटी। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिबिलिटी। अब नेक्स्ट आता हमारे पास कि रिलेटिव परमिबिलिटी और सब्सेबिलिटी में क्या रिलेशन है? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई होता है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई होता है। क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए। रिलेटिव परमिबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस काई सब्सेबिलिटी होती है, और यहां पर काई की वैल्यू और म्यू आर की वैल्यू से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि हम प्रीवियस ईयर में अभी करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं भाई, अब इसके अलावा यहां पर कुछ जो है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले आपको याद रखना है। जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़े हैं ना, मतलब जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड,
या इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल में रिलेशंस बोलेंगे, एनालॉजी बोलेंगे, जो कि एनसीईआरटी की बुक में भी दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल के लिए और यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, इन दोनों में हमको क्या है, रिलेशन याद रखना है। इन दोनों में क्या याद रखना है, रिलेशन याद रखना है। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे राजा, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 1/4πε। और यहां पर कांस्टेंट क्या होता है, μ0/4π। इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ μ0 लिखा जाता है, उसी को यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 1/ε0। बाकी 4π दोनों के पास क्या आता है, डिवाइड में। तो इसका मतलब जब भी यहाँ कांस्टेंट आएगा तो μ0/4π आएगा, और फर्स्ट चैप्टर में क्या आता है, 1/4πε0। ये हमारे लिए बहुत इजी है। अब नेक्स्ट इसके बाद फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में अगर वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो तो उसको ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे हमारे जितने भी कंपाउंड्स है केमिस्ट्री में, H2O, N2O, CO2, HCl, H2SO4, जितने भी कंपाउंड्स है ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। एग्जांपल बता सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे अगर बैठे हुए हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे अभी शादी का सीजन है और सब बाराती दूर रहेंगे और दूल्हा दुल्हन दोनों क्या है, स्टेज पे साथ में बैठे रहते हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो एक तरीके से वो भी क्या हो गए, डायपोल हो गए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब ये समझ गए होंगे आप। और इसी तरह से मस्ती करते हुए अपने को पढ़ना है। तो आए समझ में भाई, ये हमारा डायपोल हो गया। ऐसे ही हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल होता है। और आप जानते हैं मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और इन पोलों के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, वेरी स्मॉल रहती है, तो हम क्या है 2L। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर है भाई। नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको P से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2L, मतलब दोनों में से एक कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बिटवीन डिस्टेंस। ऐसे ही यहां पर क्या होगा हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, M वेक्टर M, कैपिटल M क्या होगी, स्मॉल m इंटू 2L। क्या होगी भाई, स्मॉल m इंटू 2L। और हमारा स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पर नॉर्थ में क्या है प्लस m और साउथ में क्या होगा हमारा माइनस m, पोल स्ट्रेंथ। क्लियर है, m इंटू 2L होता है। और एक और मैंने बताया अभी मिया वाला फॉर्मूला, m का एक और फॉर्मूला होता है mi। मिया के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, मिया के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला m इक्वल टू I इंटू ए। क्या माई याद रखना है तो माई याद रख लो। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल में रिलेशन देख लिया। नेक्स्ट ऐसे ही हम क्या देखेंगे, सेम दोनों में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में नेक्स्ट वाला डिफरेंस की बात करते हैं हम। नेक्स्ट डिफरेंस बात करेंगे भाई, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए टॉर्क, वर्क डन और एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने पढ़ा है टाउ इक्वल टू, क्या पढ़ा है भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E है। क्या होता है, P क्रॉस E, या इसी को क्या बोला जाता है, P साइन थीटा। क्या बोला जाता है इसको, P साइन थीटा। नेक्स्ट फोर्थ क्या पढ़ा है भाई, वर्क डन पढ़ा है आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। क्या पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए वर्क डन, P ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और एनर्जी में कुछ नहीं होता है, एनर्जी और वर्क डन में बस cos थीटा 1 हम क्या ले लेते हैं 90 डिग्री, जब वर्क डन को ही एनर्जी बोलते हैं, बस थीटा 1 क्या हो जाता है वहां पर 90 डिग्री और cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो माइनस cos थीटा बचेगा, इसलिए इसका जो फॉर्मूला आता है माइनस P cos थीटा आता है। और आप जानते हैं अगर cos थीटा हटेगा तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट, और क्या लिख सकता हूं वेक्टर P डॉट वेक्टर E भी लिखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर जो कि हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डायपोल जब हमारा एक्सियल पोजीशन पे हम देखते हैं प्लस Q माइनस Q, 12 डिस्टेंस है, एक्सियल पोजीशन पे आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्सियल पोजीशन मतलब एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है
और उस पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए एक्सियल पोजीशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है, 2kp अपॉन r का क्यूब, क्या इसी को क्या बोला जाता है, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब। और यहीं पर एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल पोजीशन या नॉन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें या नॉन एक्सियल की पोजीशन की बात करें, तो बस 2 को बस हटा दो मेरे भाई और फॉर्मूला सेम हो जाएगा, kp अपॉन r का क्यूब, क्या p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू r की पावर 3। ये आपका फॉर्मूला होता है। बस इस वाले फॉर्मूले में 2 को बस गायब कर दो, वही क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल के लिए। सेम हमारे फॉर्मूले अब किसके लिए होंगे मेरे लाल, सेम हमारे फॉर्मूले जो है अब किसके लिए हो जाएंगे, डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के लिए। मैग्नेटिक डायपोल के लिए क्या होगा, थर्ड बताओ मेरे राजा, मैग्नेटिक डायपोल के लिए जो टॉर्क होगा, मैग्नेटिक डायपोल के लिए जो टॉर्क होगा, बस जो P है उसकी यहां क्या लिख दो, कैपिटल M, और इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, M होता है। क्लियर है, तो M क्रॉस B, या इसी को हम क्या बोला जाता है भाई, क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन थीटा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर, वर्क डन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल के लिए, सेम P की जगह क्या कर दो, M, और E की जगह B, ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस, सेम मैंने बताया यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे, cos थीटा 1 तो cos 90 क्या हो जाता है 0, ये क्या आ जाएगा माइनस साइन, तो क्या आएगा माइनस एम बी cos थीटा, या इसी को cos थीटा जब हटता है तो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट m वेक्टर m डॉट वेक्टर b। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और 6 नंबर, जैसे यहाँ डायपोल की एक्सियल पोजीशन के लिए हमने डेरिवेशंस किए थे, ऐसे ही एक्सिस पे अगर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना है, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा एक्सियल पोजीशन के लिए। क्या आता है मेरे राजा, बताओ, एक देख लो, 2kp अपॉन आर क्यू आपको याद है, यहाँ 2k की जगह क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और p की जगह क्या आएगा, वेक्टर m, और डिस्टेंस तो आर क्यू की आर क्यू रहेगी, सेम वैसे ही। और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें, इक्वेटोरियल या नॉन एक्सियल पोजीशन के लिए बात करेंगे, तो फॉर्मूला में कुछ नहीं, बस ये 2 को गायब कर दो, क्या जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r का क्यूब। इस तरीके से हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में इतने फॉर्मूले के अलावा कुछ है ही नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है हमारे लिए। सब फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, उसी से कनेक्ट कर दो ये सेकंड चैप्टर। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल में हमको क्या मिल जाएगा, रिलेशंस मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम मेरे लाल, जो कि इस चैप्टर की जान है, मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि 3 टाइप के होते हैं, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। इन तीनों में हम डिफरेंस देखते हैं जरा, बहुत ही इजी चैप्टर है हमारे लिए, देखिए जरा। और फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको अभी पढ़ाया जो मैग्नेटिक मटेरियल में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताया हूं, ये देखिए, देख लीजिए, यहां पर लिख सकते हैं आप, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा भाई, आई से डिनोट करते हैं, और आई इक्वल टू क्या बताया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है, ये अपने को बन जाएगा। और जो इसकी यूनिट होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, वही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की होती है एम्पियर पर मीटर। फिर नेक्स्ट आता हमारे लिए मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, जिसको हम काई से डिनोट कर रहे हैं। क्या होता है भाई, काई इक्वल टू आई अपॉन एच आ रहा है। क्या होता है, काई इक्वल टू आई अपॉन एच, दोनों डेफिनेशन पढ़े, उनका डिवाइड कर दो। और आपने देखा आई और एच की यूनिट सेम होती है, एम्पियर पर मीटर, तो ये कैसा हो जाएगा, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक परमिबिलिटी, तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी कुछ नहीं होती है, जो अभी हमने एच का फॉर्मूला पढ़ा है वो बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो उसी को हम इधर शिफ्ट कर दो, तो म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच, जो कि हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है भाई रिलेटिव परमिबिलिटी, तो जैसे रिलेटिव परमिटिविटी होती है वैसे ही रिलेटिव परमिबिलिटी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे, म्यू आर इज इक्वल टू मीडियम की परमिबिलिटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिबिलिटी। और जब सेम चीजें को डिवाइड करते हैं तो डायमेंशन भी नहीं होती ना, यूनिट होती है।
नेक्स्ट आते हैं रिलेशन बिटवीन परमिबिलिटी एंड सब्सिबिलिटी। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे ये डायरेक्टली याद रखो, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस सब्सिबिलिटी। और आप जानते हैं कि हमारा जो काई की वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या होती है, 0। तो भाई जब काई की वैल्यू यहाँ 0 करूंगा तो म्यू आर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे लिए। और एसटीपी फॉर एयर के लिए 0.4 होती है, तो इसमें 0.4 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1.04। नेक्स्ट आते जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है चैप्टर की जान है, वो है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। कितने टाइप के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। सर ये याद नहीं हो रहा है, याद करने की ट्रिक बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या याद रखना है, सबसे पहले एग्जाम्पल से याद रखना है कि जो हमारे जो 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल है इनके एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं कि कौन से मटेरियल होते हैं, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो ये हमारा फेरोमैग्नेट है। फेरोमैग्नेट के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो फेरो आया मतलब आयरन तो वैसे ही रहेगा भाई, एफी फेरो, तो आयरन तो रहेगी। और आयरन निकल कोबाल्ट ये तो साथ में ही रहते हैं भाई, आपने पढ़ी आयरन निकल कोबाल्ट एलॉय बनाते हैं हम। तो आयरन निकल कोबाल्ट ऑल देयर एलॉयज, जितनी भी एलॉय सब ये क्या है, फेरोमैग्नेट है। और साथ में फेरिक ऑक्साइड तो आ ही जाएगा, फिर एल्निको बस याद रख लो। तो आपको फेरोमैग्नेट तो बहुत ही इजी याद है, आयरन निकल कोबाल्ट और क्या है, एल्निको। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, फेरोमैग्नेटिक याद कर लिए, अब पैरा को भी देख लो, पैरा को याद कर लेना। और डाय में बहुत सारे एग्जांपल है, उसको याद नहीं करना, वो अपने आप इनमें से जो नहीं होगा वो क्या होगा, डाय होगा। तो उसके बाद हम किसकी बात करते हैं भाई, पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट में कुछ नहीं है, एस ब्लॉक के एलिमेंट जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जैसा मैग्नीज और प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, आलू याद नहीं रखना बेटा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। बस अभी आलू समझ में आ रहा है तुमको, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये इतने बस याद रख लो आप कि ये पैरा में रहते हैं और ये फेरो में याद हो गए। बाकी बचे वाले सब किस में आ जाएंगे भाई, डायमैग्नेटिक में। मतलब कॉपर क्या होता है, डायमैग्नेटिक, मरकरी क्या होता है, डायमैग्नेटिक, हाइड्रोजन, डायमंड, ये सब क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। तो इन दोनों को याद रखो, इसको याद मत रखो, ये अपने आप ऑप्शन से अपने को डिसाइड हो जाएंगे। क्लियर है। और अब आते हैं, जब ये आपको क्या याद हो गए, एग्जाम्पल से याद हो गए, तो अब देखिए जरा, सबसे बात याद रखो, पैरा फेरो के पैरेलल चलता है, पैरा फेरो के पैरेलल चलता है, जैसे पेरेंट्स और फादर, तो बात एक ही है। बस फेरोमैग्नेट और पैरामैग्नेट सेम बिहेव करते हैं मेरे भाई, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट सेम बिहेव करते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। क्लियर है। जैसे तुम लोग मजाक करते हो कि टीचर को बोलते हो सर आप पेरेंट्स मत बनिए, इसका मतलब बस वैसे ही है, पापा मत बनिए, फादर मत बनिए। तो P फॉर पैरामैग्नेटिक और F फॉर फेरोमैग्नेटिक, मतलब दोनों सिमिलर काम करते हैं, दोनों आपका भला चाहते हैं, दोनों आपको फिजिक्स में टॉप कराना चाहते हैं। आए समझ में अपने को। तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेट ये दोनों सिमिलर बिहेव करते हैं मेरे राजा। देखो जरा कैसे। तो भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप कहां पर रख देंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पास में आएगी। मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमारा पुअर मैग्नेटाइजेशन होता है और सेम डायरेक्शन होती है, मतलब पुअर मैग्नेटाइजेशन होगा और सेम डायरेक्शन होगा। और ये कैसा होगा, फेरोमैग्नेटिक ज्यादा, ये थोड़ा कम हो रहा है पर ये ज्यादा क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है। और इसलिए देखो ये क्लोज बन रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ज्यादा अट्रैक्ट हो गई और सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर मीडियम आने पर Bm इंक्रीज हो जाता है, ये भी Bm हमारा मीडियम आने पर इंक्रीज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंक्रीज होगा मीडियम आने पे, दोनों के लिए। तो इसका मतलब ये मटेरियल रखने पे ये अट्रैक्ट तो होते पर ज्यादा क्लोज नहीं होते सेम डायरेक्शन में, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं और सेम डायरेक्शन में। पर डाया भैया डाइवर्ट करता है, उल्टा काम करेगा। तो इसका मतलब जैसे ही मटेरियल को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो हमने देखा कि पुअर मैग्नेटाइजेशन है, साथ में कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब इससे भाग रहा है, ये इससे क्या हो रहा है, भाग रहा है। और डायमैग्नेटिक में जो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म किस कारण से होता है, तो ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है, पैरा में स्पिन के कारण होता है, फेरो में फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मेरे लाल, आई और एच अभी पढ़ चुके हमने,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इन दोनों में अगर हम रिलेशन कर्व बनाएंगे तो भाई हमारा I और जो H है वो कैसा मिलता है, नेगेटिव मिलता है, क्योंकि डायमैग्नेटिक डाइवर्ट कर रहा है भाई, ये दूर भाग रहा है, ये शो नहीं कर रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव बिहेव कर रहा है। जबकि से पैरा और फेरो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के पास आना चाहते हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव शो करेगा और ये भी क्या है, पॉजिटिव शो करेगा हमारा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू I की वैल्यू स्मॉल होगी बट पॉजिटिव होगी, यहाँ वेरी लार्ज होगी पॉजिटिव, और इसके लिए क्या होगी, डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होगी। नेक्स्ट अब आते हैं हम काई और टी, मतलब सब्सेबिलिटी और टेम्परेचर में रिलेशन। तो ये भाई हमारा डायमैग्नेटिक कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, तो उसकी सब्सेबिलिटी में मतलब मैग्नेटिक, क्योंकि वैसे भी हमको मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन है ही नहीं, तो उसको टेम्परेचर बढ़ाओ कुछ करो कोई फर्क ही नहीं पड़ने मेरे भाई। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब टेम्परेचर और सब्सेबिलिटी का अगर कर्व बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा, जैसे अभी ये ऊपर नेगेटिव बना था, बट कैसा बनेगा, नेगेटिव में भी कांस्टेंट, मतलब ओरिजेंटल लाइन बन रहा है, मतलब कांस्टेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा टेम्परेचर। ये वाला भाई क्यूरी लॉस है। क्यूरी लॉ क्या होता है, सब्सिबिलिटी और टेम्परेचर में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। इसका मतलब तुम फेरोमैग्नेट या पैरोमैग्नेट के टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी सब्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉलो करते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्यूरी लॉ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमेशा ग्राफ कैसा बनता है, डिक्रीजिंग कर्व बनता है। और यहां पर भी देखो फेरो के लिए ट्राई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t माइनस टीसी, मतलब ये भी एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है, बट यहां पर एक टेम्परेचर है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, उसके बाद उसको फर्क पड़ता है, पहले फर्क नहीं पड़ता भाई, थोड़ा बहुत टेम्परेचर में असर नहीं पड़ता उसको, फेरोमैग्नेट स्ट्रांग है ना मेरे लाल, तो इसलिए 770 डिग्री सेल्सियस के पहले वो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तुम टेम्परेचर इंक्रीज कराओ, इसके बाद तुम टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो वो भी क्या करेगा, जैसे हमारा पैरा डिक्रीज हो रहा था वैसे वो भी क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आते हैं हम म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो भाई ये डायमैग्नेटिक के लिए बहुत कम होगी रिलेटिव परमेबिलिटी, कितनी होती है, 0 से 1, मतलब डेसिमल में होगी, और इसकी पैरा की क्या होगी, 1 से 2, सब ज्यादा है, और इसकी बहुत ज्यादा भाई, 1 से बहुत ज्यादा, मतलब 5-6 से ऊपर ये होगी हमारी म्यू आर की वैल्यू। और आप जानते हैं जब म्यू आर 0 से 1 लाई कर रहा है मतलब डेसिमल में लाई कर रहा है, और म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, इसका मतलब म्यू नॉट बड़ा होगा म्यू के लिए, डाई के लिए, और इनके लिए म्यू नॉट दोनों के लिए क्या होगा, छोटा होगा, इस बात भी आपको पता। नेक्स्ट अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम, इनके पास परमानेंट डू नॉट हैव कोई परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं रहता है, इनके पास होता है पर वो रैंडमली रहता है, और इनके पास होता है मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों के पास होता है पर यहाँ रैंडमली और यहाँ फिक्स अरेंज्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ भाई बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर इनको रख दिया जाए, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये भाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से भागेंगे दूर, क्यों, क्योंकि इनको मैग्नेट पसंद नहीं है, डायमैग्नेटिक है ना, डाइवर्ट हो रहे हैं ये, तो ये जैसे तुम लोग डाइवर्ट होते हैं, पढ़ाई से पसंद नहीं है, भागे जा रहे हो, पर एग्जाम में मेरे लाल पढ़ लो, तब तो अपने को टॉप करना है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक भी क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक की तरफ जाता है, मतलब दूर जाता है मैग्नेटिक मैग्नेट से। और जैसे ये देखो नॉर्थ और साउथ में अगर हमने एक यू शेप में अगर ये वाला डायमैग्नेटिक मटेरियल भर दिए तो वो क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, नीचे जा रहा है मतलब दूर भाग रहा है। यहीं अगर इसको देखो पैरामैग्नेट को, ये मैग्नेट है और यहाँ मटेरियल इधर भी रखे तो वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, उसके पास जा रहा है, और इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, मतलब ये लोग कहाँ जाएंगे, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। पैरा और फेरो जैसे हम लोग अट्रैक्ट हो रहा है स्टूडेंट की तरफ, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है रिजल्ट लेके आना है तुम लोगों का, तो पेरेंट्स पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है कि बेटा पढ़ लो, ठीक है, आए अपने को। नेक्स्ट, अगर मेरे लाल नॉर्थ और साउथ पोल अगर हमारे हैं, बैंड रॉड ऑफ मटेरियल इज सस्पेंडेड बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के पोल के बीच में अगर इनके सब्सटेंस को अगर हैंग कर दोगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो जैसे का वैसे ही हैंग रहेगा। पर अगर
मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट अगर हैंग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सीधा नहीं रहेगा परपेंडिकुलर, वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये देखो ऐसा ना रह के ये अपने आप क्या हो जाएगा, बेंड होके डिफ्लेक्ट होके ऐसा पैरेलल हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है मेरे लाल। नेक्स्ट, एम की वैल्यू वेरी लेस होती है भाई, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर कम है आपके पास, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। और एच की वैल्यू तो अपोजिट होती है, माइनस में होती है, वो जानते हैं। यहाँ पर भी लो होती है पर एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर वेरी हाई होती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, सब चीज सबसे ज्यादा किसके लिए है, फेरोमैग्नेट। क्लियर है। तो इसका मतलब m इज वेरी हाई एंड इट्स डायरेक्शन इज वेक्टर एच, और ये मैंने बता ही दिया हूं आप लोगों को इस तरीके से एग्जांपल। तो आया है समझ में मेरे लाल। इसके अलावा आपको ये मैग्नेटिक शील्डिंग पता होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक शील्डिंग होती है भैया, कोई ऐसा प्लेस जहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ना करे, ऐसा प्लेस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ना करे, तो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक शील्डिंग। इसके लिए हमने एक क्या ले लिया है, सॉफ्ट आयरन, एक रिंग ले लेते हैं, तो सॉफ्ट आयरन और बीच में एक होलो ले लेते हैं, तो होलो में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, आजू बाजू बस क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जहां पर सॉफ्ट आयरन रहेगा अंदर होलो में क्या होगा, फील्ड ही नहीं होगा। क्लियर है। इस तरीके से हम सुपर कंडक्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10th क्लास में पढ़े हैं कि कोई सोलेनाइड के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, और जिसको हम टेम्परेरी मैग्नेट भी बोल लेते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से अपना क्या होता है मेरे लाल, एंड होता है पूरा चैप्टर। अब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो भी आपने देखा हुआ टॉर्क m क्रॉस b या एम बी साइन थीटा, और मैंने बताया था क्या, यहाँ के पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, वो फॉर्मूला हो गया ये t इक्वल टू 2π√i अपॉन MBH। अगर पढ़ना तो पढ़ लेना। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन किसके लिए, डायपोल के लिए 2m अपॉन r का क्यू होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन r का क्यू, और इसके लिए 2 बस गायब कर दो, किसके लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। और गॉस लॉ आप जानते हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटाइजेशन, जैसे गॉस लॉ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा, क्या पढ़ा, क्लोज इंटीग्रल E इंटू ds इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, बट हमारा फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है मेरे लाल, तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू ds या dA। बस वैसे ही हमारा गॉस लाइन मैग्नेटाइजेशन क्या है, E की जगह क्या जाएगा मेरे लाल, B, और ds तो सरफेस एरिया होता है, तो यहाँ पर B इंटू ds क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। तो और मोनोपोल के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट ये हमने ये तीनों सब्सटेंस पढ़ लिए, तीनों सब्सटेंस के हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए देख लिए, काई की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, ये सब डायग्राम पढ़ लिए। पैरामैग्नेटिक के लिए भी हमने देख लिए, क्यूरी लॉ भी पढ़ लिए हमने, ये देख रहे हो आप, ये सब हमने डिस्कस कर चुके। अब आते हैं मेरे भाई मेरे लाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। आपको दिख रहा होगा कि ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में जो पूछे हुए हैं। देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमिबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से कम किसकी परमिबिलिटी होती है, तो मैंने पढ़ाया हूं कि भाई डायमैग्नेटिक कैसा बिहेव करता है, दूर भागता है, तो इसकी परमिबिलिटी फ्री स्पेस से भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होगा, तो आप देख रहे हैं आलू मैंने बताया था किसके पास है, पेरेंट्स के पास, और कॉपर क्लोराइड भी उसी में, निकल आयरन निकल कोबाल्ट तो अपन ने पढ़े, फेरोमैग्नेट इसमें क्या जाएगा, कॉपर आ जाएगा, क्या जाएगा, कॉपर। कॉपर क्या है भाई, कॉपर की परमिबिलिटी लेस देन क्या है, फ्री स्पेस। क्लियर है, जो कि आपको वो उसमें भी अपन ने पढ़े कि म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, और इन दोनों बाकी सबके लिए क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट, टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिप्रेजेंट द लाइंस ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट। नहीं करती भाई, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर होती है फोर्स हमारा। इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट हाउ वुड द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन बी मॉडिफाइड। वो होता ही नहीं भाई, इज नॉट इक्वल टू 0 कर देना मोनोपोल के लिए, वो डायपोल के लिए बस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, स्टेट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बहुत वो डायरेक्ट ही फॉर्मूला dB इंटू ds इज इक्वल टू 0। फिर राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये तो पढ़ाई है भैया 10th क्लास में। कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ से साउथ आती है और अंदर साउथ टू नॉर्थ बनाती है, इमेजिनरी होती है, नॉर्थ से आउटवर्ड होती है, साउथ से इनवर्ड होती है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट, ये तो 10th क्लास में पढ़ा है मेरे लाल, बहुत इजी है, अब देख लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारे पास ये, अब आर मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिया है तो क्या है, अपोजिट द मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क बताना है तो टॉर्क का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, इट विल बी रिपेल बाय बोथ पोल, अट्रैक्ट बाय द बोल पोल, रिपेल बाय नॉर्थ पोल और अट्रैक्ट बाय द नॉर्थ पोल एंड रिपेल बाय द साउथ पोल। तो रिपेल बाय द नॉर्थ पोल एंड अट्रैक्ट बाय द साउथ पोल, अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, कोई इसका फर्क नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर अ सब्सटेंस आर एज शोन इन फिगर, द सब्सटेंस इज, तो कौन सा सब्सटेंस होगा भाई, ये देखो जब हमारा सब्सटेंस रखे और दूर भाग रहे हैं ये फील्ड लाइंस, तो वो कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक कौन होता है, कॉपर होता है। आयरन तो फेरोमैग्नेटिक होता है, आलू और सोडियम ये तो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, बस कॉपर हमारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक, और यहाँ कॉपर को रखेंगे तो ये दूर भाग रहा है, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है और वो क्या होगा, कॉपर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इधर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव वैल्यू ऑफ सब्सिबिलिटी, तो नेगेटिव वैल्यू किसकी होती है, सब्सिबिलिटी की, डायमैग्नेटिक की। तो डायमैग्नेटिक इसमें कौन है भाई, मेरा निकिल होगा, नहीं निकिल और कोबाल्ट और आयरन तो फेरोमैग्नेटिक है, आलो क्या हमारा पैरामैग्नेटिक है, तो यहाँ पर लेड होगा मेरे भाई, क्या आंसर होगा, लेड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अ स्मॉल बार व्हेन प्लेस्ड नियर मैग्नेट इज रिपेल्ड बाय इट, दिस इज बिकॉज द बार इज मेड ऑफ, अगर वो रिपेल कर रही है तो वो किससे मिलकर बनी होगी, कॉपर से, डायमैग्नेटिक मटेरियल से बनी होगी। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सब पूरे प्रीवियस है। तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, और इसमें डिफरेंस निकालना लिखना है, 2019 में आया है बोर्ड एग्जाम में, आप देख सकते हो, वही डायग्राम बना देना, फील्ड लाइंस का बीच में सब्सटेंस रख देना, डायमैग्नेटिक में दूर कर देना और पैरा में पास में और फेरो में और ज्यादा क्लोज कर देना, सेम डायरेक्शन कर देना। ये डिफरेंस आप लोग पढ़ लेंगे, उसी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। राइट द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन पैरा, फेरो और डाई विद गिव एग्जांपल, एग्जांपल तो आपको याद ही रखना है भाई, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सिस्ट मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल, ये बात तो सही है। और ये आपके आंसर्स दिए हैं तरीके से, जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसका ये पूरा सॉल्यूशन दिया है, क्वेश्चन वाइज आप देख सकते हो आगे। और हमारे मेसी कोचिंग के चैनल को, ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें भी आपको ये पीडीएफ डायरेक्टली मिल जाएगी प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस। इसमें देखिए यहाँ पर ये तो करना है अपने को, यहाँ पर आंसर्स दिए हैं आपको सब। ओके, तो इसी तरीके से बने रहिए, और वन शॉट की सीरीज नेक्स्ट चैप्टर की बहुत ही जल्दी आएगी, आप बने रहो, अपने दोस्तों और दुश्मनों सबको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय सिया राम।